एक कंटेनर टाइप में मैनेज कर सकता हूँ। कंटेनर टाइप में हमारे पास लिस्ट है, टपल है और भी हैं। तो लिस्ट के अंदर हम बहुत सारे वैल्यूज को मैनेज करेंगे तो उसका फायदा होगा कि हम आसानी से मिनिमम मैक्सिमम ये कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, अदर ऑपरेशंस भी आसानी से कर सकते हैं। लूपिंग लगाना है तो लूपिंग लगा सकते हैं लिस्ट के ऊपर। अगर मेरे पास 10 वेरिएबल हैं तो 10 वेरिएबल लूप से यूज नहीं हो सकते, अलग अलग प्रिंट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 10 वैल्यू जो 10 वेरिएबल में थी उनकी जगह पर एक लिस्ट में रख दी जाती तो लिस्ट पे लूप लगाया जा सकता। ठीक है, तो कई सारे फायदे हैं लिस्ट के साथ अगर हम जाते हैं तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी लिस्ट मेरे पास है। इस लिस्ट में मान लीजिए ये 3 एलिमेंट एट प्रेजेंट जिस समय लिस्ट बनाई जा रही है उस समय है मेरे पास। क्या इसी प्रोग्राम में आगे के स्टेटमेंट में हम लिस्ट में और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। तो जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग के मेथड पढ़ाए थे, लोअर, अपर, स्टार्ट विद, एंड्स विद, उसी तरह से लिस्ट के भी अपने मेथड होंगे। तो लिस्ट के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है अपेंड। कैसे यूज करेंगे? जिस लिस्ट के लिए आप एलिमेंट अपेंड करना चाहते हैं उस लिस्ट वेरिएबल पे डॉट लगाकर अपेंड लिखेंगे, एक्स डॉट अपेंड। अगर मेरे पास वाई नाम की भी लिस्ट होती और मुझे वाई में अपेंड करना होता तो लिखता मैं वाई डॉट अपेंड, ऐसे करता। ठीक है, अब अपेंड में आपको ये बताना पड़ेगा कि इस लिस्ट में कौन सा एलिमेंट आप अपेंड करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने कर दिया 5, तो ये 5 हमारा अपेंड हो जाएगा। तो अपेंड में बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड होना बताया गया है, यानी कि अपेंड में आप ये नहीं बता सकते कि मुझे कहाँ पर ऐड करना है 5 को। बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड होगा, है ना। तो लास्ट हो। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, अब अगर मुझे लिस्ट के लास्ट में ऐड नहीं करना है, मिडिल में कहीं पर भी करना है, तो ऐसा करने के लिए अपेंड मेथड नहीं होगा। ऐसा करने के लिए एक दूसरा मेथड आता है जिसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट मेथड आपसे दो चीजें पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा इंडेक्स, किस इंडेक्स पर इंसर्ट करना है, कॉमा लगाकर। दूसरा वो एलिमेंट जो इंसर्ट करना है। तो जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं 0 इंडेक्स पर इंसर्ट करना चाहता हूँ। क्या इंसर्ट करना चाहते हो 0 इंडेक्स पर? लेट अस सपोज 50 को हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला जो आर्गुमेंट है वो इंडेक्स है, दूसरा आर्गुमेंट है आपका एलिमेंट जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं। अब जो 0 इंडेक्स पहले से था उसके साथ क्या होगा? क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी 10 प्रेजेंट है 0 इंडेक्स पर, तो उसको राइट शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो 0 इंडेक्स का जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट था वो फर्स्ट इंडेक्स पे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो सर जो फर्स्ट पे था फिर वो कहाँ जाएगा? जितने भी एलिमेंट हैं सब राइट शिफ्ट होते चले जाएंगे। अच्छा, सर जो आखिरी एलिमेंट होगा वो कहाँ जाएगा? उसके आगे तो जगह ही नहीं है अब। तो एक नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा लिस्ट के अंदर और वहां जाके लास्ट एलिमेंट फिर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से इंसर्ट ऑपरेशन ज्यादा समय लेगा कंप्लीट होने में देन अपेंड, क्योंकि अपेंड में शिफ्टिंग वाला काम बिहाइंड द सीन नहीं होगा। आप लास्ट में एक ब्लॉक बनाएंगे और वहां पर अपना एलिमेंट को रख देंगे। जबकि इंसर्ट में जिस पोजीशन पे आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं उसके बाद के एलिमेंट राइट शिफ्ट होंगे, उसके पहले के नहीं होंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 0 की जगह पर 1 लिख दूं, तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट तो जैसा था वैसा ही रहेगा। अब फर्स्ट इंडेक्स का सेकंड पे जाएगा,
और अभी जो 50 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा, अब सेकंड वाला थर्ड पे जाएगा, थर्ड वाला फोर्थ पे, एंड सो ऑन लास्ट तक ये चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इंसर्ट मेथड हमारे लिए अगर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसके बिना हमारा काम ही नहीं हो पा रहा है, तभी हमें इसका यूज करना चाहिए। अगर हमारा पर्पस सिर्फ यही था कि लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड हो जाए, अगर लास्ट में भी हो जाएगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, तो रिकमेंडेड ऑप्शन है अपेंड। अपेंड को ही आपको यूज करना चाहिए। इंसर्ट का यूज आपको जब जरूरत पड़े, इसके बिना काम ही ना हो पा रहा हो, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व ही नहीं हो रही है बिना इसके, तभी यूज करेंगे, क्योंकि फिर हम एफिशिएंसी नहीं देखेंगे। अब तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है पहले वो फुलफिल होनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी हो गई। ठीक है, अब इस बार मुझे कोई नया एलिमेंट लिस्ट में ऐड ही नहीं करना है। मैं चाहता था गलती से जीरो इंडेक्स पर 50 इंसर्ट हो गया, वो गलती मुझे सही करनी है, मुझे वहां पर 500 को रखना था। अब ऐसा नहीं है कि सर वापस जाओ कोड में 500 करके आ जाओ, प्रोग्राम आगे बढ़ गया है। आगे के प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट्स हैं वहां पर आपको ये गलती सही करनी है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस करना है, नया एलिमेंट ऐड नहीं करना है, रिप्लेस करना है। तो ऐसा करने के लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे किसी ऑर्डिनरी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं, तो आप ऐसे लिखते हैं, अगर ये एक लिस्ट है तो लिस्ट के जिस इंडेक्स की वैल्यू को आप असाइन करना चाहते हैं, इंडेक्स ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो मैं जीरो इंडेक्स पर वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, क्या करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते थे वो आप कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमारा काम करेगा। तो जीरो इंडेक्स पर जो पहले वैल्यू थी वो रिप्लेस हो गई, कहीं शिफ्ट नहीं हो गई, अब वो नहीं रही लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ तो देखते हैं क्या होगा। तो पहले इनिशियल लिस्ट ये है, इनिशियल लिस्ट आपकी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपेंड करा 5 लास्ट में, फिर आपने जीरो इंडेक्स पर 50 को इंसर्ट करा, ये आ गया, और जो पहले जीरो पर था वो राइट में शिफ्ट हो गया, सब राइट में शिफ्ट हो गए। और यहाँ पर एक नया ब्लॉक बना होगा मेमोरी में, 5 वहां जाकर शिफ्ट हो गया होगा। फिर आपने रिप्लेस करा जीरो इंडेक्स पर 50 की जगह पर 500, बाकी में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, बट जो जीरो इंडेक्स पर एलिमेंट था वो हमारा रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल आपको दिखाता है कि लिस्ट म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब मॉडिफाइएबल है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने लिस्ट बनाते समय जितने एलिमेंट स्टोर कर दिए, अब जब तक प्रोग्राम रन होगा उसी लिस्ट के साथ रन होगा। आप कहीं भी प्रोग्राम में लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने का अलग प्रोग्राम बना देता हूँ। तो अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी लिस्ट है और उस लिस्ट से मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है, तो कैसे करते हैं, 5 तरीके होते हैं लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट करने के। कब कौन सा करना होगा एक बार पढ़ लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाता है कि कब कौन सा करना है। तो मान लीजिए मेरे पास लिस्ट है, इसमें 10 20 30 40 50 ऐसे मैंने स्टोर कर। अब इस लिस्ट को मैंने प्रिंट करा दिया। अब इस लिस्ट से मुझे क्या करना है, किसी एलिमेंट को रिमूव करना है। ऐसा करने के लिए रिमूव नाम का मेथड होता है। जिस लिस्ट से एलिमेंट को रिमूव करना है उस लिस्ट के ऊपर डॉट लगाकर रिमूव मेथड को हम कॉल करते हैं। और रिमूव मेथड में वो एलिमेंट लिखेंगे जिसको आप एक्स नाम की लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं। लेट अस सपोज मैंने 20 लिख दिया। अब रिमूव मेथड क्या करता है, सबसे पहले सर्च करेगा कि क्या इस लिस्ट में 20 है, अगर हुआ तो इसको जाके रिमूव कर देगा। और ये जिस जगह से रिमूव हुआ है उस इंडेक्स पर
जो राइट एलिमेंट है वो शिफ्ट होकर लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। जैसे 20 है तो 21st इंडेक्स पे था। अब ऐसा तो नहीं होगा कि रिमूव होने के बाद 0 इंडेक्स पर 10 है और फर्स्ट इंडेक्स पर कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या होगा उस केस में, हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे 30 हमारा शिफ्ट होकर लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, 50। यानी कि क्या होगा, जब आप किसी एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो जिस जगह से वो रिमूव हुआ है राइट वाले एलिमेंट लेफ्ट की तरफ हमारे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी टाइम लगेगा, है ना, शिफ्टिंग इसमें भी हो रही है इंटरनली। अब 20 यहां से हमारा रिमूव हो गया। ठीक। अब अगर यहां पर मैं 200 लिख देता, एरर आ जाती, 200 नॉट इन लिस्ट। तो इंटरनली क्या कर रहा है, पहले वो सर्च करता है कि भाई ये एलिमेंट लिस्ट में है भी या नहीं। तो सर हम अगर खुद सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि कोई भी एलिमेंट लिस्ट में है या नहीं? अगर मुझे सर्चिंग करनी हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था, सेम मेंबरशिप ऑपरेटर किसी भी कंटेनर के साथ यूज हो सकता है, चाहे वो टपल हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो सेट हो, चाहे फ्रोजन सेट हो, चाहे डिक्शनरी हो। इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करके किसी भी एलिमेंट को किसी भी कंटेनर में आप सर्च कर सकते हैं। अगर मिलता है तो ट्रू, नहीं मिलता है तो फॉल्स। इसका सिंटैक्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर वो वैल्यू लिखेंगे जिसको सर्च करना है, राइट हैंड साइड पर वो लिस्ट जिसमें सर्च करना है। 20 इन एक्स, अगर 20 एक्स के अंदर है तो इन ट्रू देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स देगा। ट्रू। ठीक है। तो इंटरनली रिमूव अपने अंदर से यही करता होगा। अब मान लीजिए मैंने 200 लिखा तो मना कर देगा। इनका एक अपोजिट भी है, नॉट इन। नॉट इन कहता है कि मैं ट्रू तब दूंगा जब वो मेंबर नहीं होगा। तो 200 मेंबर नहीं है, एक कहा मेंबर नहीं है, इसका मतलब ट्रू। इक्वल टू और नॉट इक्वल टू उसी ट्रेंड में है, इन नॉट इन। जब कोई भी एलिमेंट किसी लिस्ट का पार्ट नहीं है तो नॉट इन ट्रू देगा। तो रिमूव इंटरनली इसी का यूज करता है सर्च करने के लिए कि एलिमेंट है या नहीं। अब चलो, क्वेश्चन तो अच्छा है इनका कि मान लीजिए लिस्ट में 20 कई बार आता है, तो मैंने ऐसी लिस्ट बना ली जिसमें 20 कई बार आ रहा है, इसमें 20 कई बार आ रहा है। तो अब जब हम सर्चिंग की बात करते हैं इन, तो ये सबसे पहले जो 20 आ गया होगा इसी को देखकर ट्रू दे देगा, आगे जाएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इन है ये इंटरनली लीनियर सर्च का यूज करता है। बात ना करो, बातें करनी मेरे साथ करो, फायदा होगा, आप लोगों को फायदा नहीं है। तो अब जो हमारा इन होता है, इन क्या करेगा, इंटरनली लीनियर सर्च का यूज करेगा। लीनियर सर्च में क्या होता है, हम शुरू से एलिमेंट को सर्च करना शुरू करते हैं और जैसे ही मिल जाता है सर्चिंग को रोक देते हैं, है ना। तो अगर कोई एलिमेंट पहले ही मिल गया तो पूरी लिस्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचा लो अपना। ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई अगर इन इस तरह की लिस्ट पे चलेगा तो पहले इंटरनली इसके पास गया 20 है, नहीं है, इसके पास गया 20 है, आंसर आ गया ट्रू। आगे हमने किसी से बात ही नहीं करी, अपना समय बचा लिया। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिमूव वाली, कि अगर जिस एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं अगर वो कई बार आता है तो ये किस एलिमेंट को रिमूव करेगा, जो पहली बार आएगा, जो फर्स्ट अकरेंस होगी इसकी वो रिमूव होगी। तो आप एक्स को प्रिंट कराएंगे रिमूव करने के बाद, तो ये वाला 20 अभी भी लिस्ट में होगा, ये दोनों लिस्ट के अंदर अभी भी होंगे।
ठीक है, पहली बार जहां था वहां से रिमूव हो गया, बाकी अभी भी यहाँ पर रखा हुआ। अब सभी को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, है ना? तो ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं दोबारा से रिमूव करूं तो अब आप ये कहोगे कि सर अब पहली बार तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पहली बार जो आया था वो तो रिमूव हो गया, तो अब अगली बार का पहली बार ये नहीं हो जाएगा? तो इस वाले रिमूव 20 से क्या ये वाला 20 रिमूव नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो फिर एक काम करो सर, एक बार और लिख दो, इससे फिर ये वाला रिमूव हो गया, फिर एक बार और लिख दो, पर ये तो कोई बात नहीं हुई, एक बार और लिख दो। तो देखो, एक तरीका तो है ही, भले ही सही नहीं लग रहा है ये तरीका, लेकिन है तो। भाई रिमूव, पहली बार जो एलिमेंट आ रहा है लिस्ट में उसको रिमूव कर देता है। अब हम लिस्ट में अगर 20 को देखें तो 1 2 3 4 बार है, तो 4 बार रिमूव कॉल कर देते हैं, हर बार पहली पहली बार वाला रिमूव हो जाएगा, तो लास्ट में देखोगे सारे खत्म हो चुके होंगे। ये अप्रोच और अच्छी तब हो सकती है जब आप लिस्ट से पहले पूछ लो कि लिस्ट कितनी बार है 20 आपके पास, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा ऐसे कि भाई कितनी बार रिमूव कॉल करना है हमारे लिए, है ना? तो लिस्ट से हम पूछ सकते हैं। लिस्ट के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है काउंट। काउंट मेथड स्ट्रिंग में भी होता है। किसी भी स्ट्रिंग में अगर पता करना चाहते हो कोई करेक्टर कितनी बार है, तो स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट काउंट और यहाँ पर आर्गुमेंट हो वो करेक्टर। काउंट मेथड कोइंसिडेंटली लिस्ट के पास भी होता है, ठीक है? ध्यान रखना, कोइंसिडेंटली, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिंग के जितने मेथड थे लिस्ट पे भी चलेंगे। क्या आप एक्स डॉट लोअर एक्स डॉट अपर चला सकते हो? कुछ सेंस नहीं, एरर आ जाएगी। तो स्ट्रिंग के अपने मेथड है, लिस्ट के अपने मेथड है, कोइंसिडेंटली एक दो मेथड ऐसा है जो दोनों में मिलता है, हो सकता है किसी और में भी मिले, ठीक है? तो काउंट में हमने लिख दिया 20। तो अब ये हमें बताएगा कि भाई 20 कितनी बार है, उसी हिसाब से गिनती कर लेना अपना, 4 बार है। तो अब आपको पता चल गया कि अब हमें क्या करना है, रिमूव मेथड को 4 बार कॉल करना है 20 के साथ। अब सर मान लो सर ये 50 बार होता, तो क्या ऐसे मैं 50 लाइन तो इसी बात की लिख दूंगा फिर रिमूव करने की? तो हम लूप के बारे में सोच सकते हैं ना। अब इसमें लिस्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये तो हमारा अपना लॉजिक होगा कि हमें ये पता चल गया कि कोई भी एलिमेंट कितनी बार आता है, और अब हमें ये भी पता चल गया कि उसको फिर कैसे डिलीट किया जाएगा हर बार से। अब आप एक लॉजिक डेवलप कर लो लूप का, जिसके थ्रू इस काम को किया जा सकता है। कैसे? हमने कहा देखो, अलग बना देते हैं इस काम को करने का प्रोग्राम। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, काउंट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब एक लूप सोचो जो कितनी बार चलना चाहिए, सी टाइम। हमें क्या पता इसमें कितनी बार 20 मैं कम कर दूं ज्यादा कर दूं, तो सी टाइम चलना चाहिए, सी में अपने आप काउंटिंग आ रही है। अब आप चाहे वाइल लूप के बारे में सोचें, अब आप चाहें फॉर लूप के बारे में सोचें, जिसके साथ ज्यादा आपको लगता है सही रहेगा, आप ज्यादा कन्वीनियंट होंगे, तो वो लूप आप अपना यूज कर लेना, ठीक है? तो अगर मैं फॉर के साथ जाऊं तो फॉर आई इन रेंज सी। अब सी की वैल्यू मान लो 4 है, तो यहाँ पर इमेजिन करो 4 लिखा हुआ है, तो रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी वो 0 1 2 3। अब ये जो लूप है कितनी बार चलेगा टोटल, 4 बार। तो हमें तो वो 4 बार चलाना था, हमें हर बार आई में जो आएगा 0 1 2 उसका मतलब ही नहीं है कोई। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, एक्स डॉट रिमूव 20। अब इस लूप को चलाने के बाद जब एक्स को प्रिंट कराएंगे तो 20 रिमूव हो चुका है। अब सोचो अगर मैं यहाँ पर एक 20 और लगा दूं, कोई बात नहीं, आपका लॉजिक ये कहाँ से आ गया है? अच्छा सी लिखना है,
3 लिखना है। ठीक है, तो अब आप 20 कम करो चाहे ज्यादा करो, आप अपना इस लॉजिक का यूज करके इस काम को कर सकते हो। तो एक किस बात का प्रोग्राम हो गया, हाउ टू रिमूव ऑल occurrence of an element। एक तरीका तो ये हो गया, बाय डिफॉल्ट रिमूव फर्स्ट अकरेंस रिमूव करता है। कोई सर ऐसा तरीका है कि जिससे हमें पता चल जाता, आपको तो पता है कि रिमूव फर्स्ट अकरेंस रिमूव करता है, हमें अगर ये बात कहीं से पता करनी हो तो हेल्प लिस्ट डॉट क्या नाम था, रिमूव। रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ रेंज। तो हेल्प में किसी भी मेथड को आप पास करेंगे उसके डेटा टाइप के साथ डॉट लगा के या उस वेरिएबल के साथ डॉट लगा के, तो उस मेथड का डिस्क्रिप्शन आपका आ जाता है, रिमूव फर्स्ट अकरेंस। तो हमारा जो प्रोग्राम हो गया वो रिमूव करने का ऑल अकरेंस। अब इसी काम को करने का एक और तरीका देखो, मैंने व्हाइल लगाया और यहाँ पे लिख दिया एक्स डॉट रिमूव 20। अब ये लूप रिमूव करता जाएगा कब तक, जब तक लिस्ट में 20 है। तो यहाँ पर हमें कंडीशन लिखनी है, जब तक लिस्ट में 20 है क्या लिख दें, व्हाइल 20 इन एक्स। अब अभी करेंगे डिस्कस, अभी पहले इसको देख लेते हैं एक बार। तो अब पहली बार जब लूप चलेगा तो 20 इन एक्स, हाँ 20 तो है, ट्रू, 20 रिमूव हो गया। अगली बार लूप चला 20 इन एक्स, हाँ अभी तो है, ट्रू, फिर रिमूव हो गया। फिर चला, तो ऐसे तो जब सारे रिमूव हो जाएंगे उसके बाद जब चलेगा तो फॉल्स आएगा, तो ये चलेगा भी नहीं, यही चाहते थे हम भी। तो उससे ज्यादा ऑप्टिमाइज कोड ये है, इसमें कम एग्जीक्यूशन हो रहा है, कम इसमें आप मेथड यूज कर रहे हैं, है ना। उसमें काउंट मेथड का यूज हो रहा था, इसमें काउंट का भी यूज नहीं हो रहा है। ये कोड ज्यादा बेटर माना जाएगा देन प्रीवियस। चलो, अब जैसा आप लोगों ने पूछा कि सर पहला वाला रिमूव करना है तो ज्यादा सोचने नहीं है, रिमूव में एलिमेंट लिख दो, पहली बार वाला जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। सारे करने हैं तो आपने दो लॉजिक बता ही दिए। सर बीच का करना है, कोई मिडिल में से कोई 20 हटाना है तो उसकी बात करते हैं। तो भाई बीच का मतलब क्या है, ये शुरू है, ये खत्म है, बाकी सब बीच है। तो आप बताओ कौन सा वाला मिडिल है, इसको मिडिल मान रहे हो आप, इसे मान रहे हो, किसे मान रहे हो मिडिल। तो जिसको मिडिल मान रहे हो उसका आपको क्या बताना पड़ेगा, इंडेक्स। तो अब आप बताओ इसको रिमूव करना है तो इसका इंडेक्स क्या, ये बता दो, 0 1 2, या रिमूव करते समय नेगेटिव वाले इंडेक्स भी बता सकते हो कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7।
या तो ये बता दो कि सेकंड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो रिमूव कर दो। अब हमें इससे मतलब नहीं वो 20 है या नहीं है। तो अब जो अप्रोच आ रही है उसमें क्या है, और अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या था। अभी जो अप्रोच पढ़ी वो था रिमूव मेथड। रिमूव मेथड में आपसे वो एलिमेंट पूछा जाता है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। अब जो अप्रोच है उसका नाम है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर एक कीवर्ड से दिखाया जाता है, DEL कीवर्ड से। डेल ऑपरेटर कहता है कि आप लिस्ट और इंडेक्स ऑपरेटर का यूज करके मुझे वो इंडेक्स बता देना, मैं इस लिस्ट के इस इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करके आ जाऊंगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर कौन था, जो भी था वो वहां से डिलीट कर दिया जाएगा, और उसके आगे के एलिमेंट को सबको पीछे की तरफ एक एक शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मिडिल का कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, है ना। अब वो कौन था इससे फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 0 1 2 डिलीट करने से पहले सेकंड इंडेक्स पे 2 है। अब 0 1 ये डिलीट हो गया, अब 30 आ गया सेकंड इंडेक्स, सब एक एक शिफ्ट हो गए। अब ये जो डिलीट है इसका भी एक एडवांस वर्जन है जो इससे भी ज्यादा अच्छा काम करता है। वो क्या है हमारा लिस्ट का मेथड है जिसका नाम है पॉप। पॉप मेथड कह रहा है कि आप मुझे बता दो इंडेक्स, उस इंडेक्स का एलिमेंट मैं डिलीट कर दूंगा, और आपको बताऊंगा भी कि मैंने जो डिलीट किया था एलिमेंट वो कौन था। डेल ऑपरेटर सिर्फ आपके बताए गए इंडेक्स के एलिमेंट पर जो भी था वो डिलीट करके आ जाएगा, लेकिन आपको नहीं बताएगा कि कौन था वहां पर। पॉप आपसे वही इंडेक्स पूछेगा, उस इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर देगा, और आपको बताएगा भी कि वहां पर ना ये वाला एलिमेंट था जो आपने डिलीट करवा दिया है मुझसे। तो ये हमें क्या करता है, वापस भी करता है। तो एक शब्द होता है डिलीट, एक शब्द होता है पॉप। पॉप शब्द जब तक आप IT फील्ड में रहेंगे उसका मतलब यही होगा। पॉप में दो बातें होती हैं, डिलीट भी करना और जो डिलीट हुआ है उसको ला कर भी देना। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए जो टेक्निकल वर्ड होता है उसे पॉप कहते हैं। तो अगर कोई बोले मुझे कोड बना कर दिखाओ जो आइटम पॉप करेगा, तो आपको ध्यान रखना है दोनों बातें करने का कोड बनाना है, डिलीट भी करना है और जो डिलीट हो रहा है वो बताना भी है कौन है। कोई बोले मुझे एलिमेंट को डिलीट करने का कोड बना कर दिखाओ, डेट मीन्स बस डिलीट करना है, कौन डिलीट हो रहा है बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं लिस्ट को देखूंगा तो इस समय जीरो इंडेक्स का एलिमेंट कौन है, इस बात का ध्यान रखना है। जब भी मैं कोई ऑपरेशन लिस्ट पे कर रहा हूं तो उस लिस्ट पे नहीं होता है जो इनिशियली बनाई थी, उस पॉइंट पर जो अपडेटेड लिस्ट हो गई है प्रोग्राम में उस पर ही ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो इंडेक्स पर कौन होगा, जो भी होगा वो हमारा डिलीट हो जाएगा और वो इसमें आ जाएगा। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ सर वो कौन था, देख लो कौन था, वो 20 था। तो जीरो इंडेक्स पर यहाँ पर कौन है, 20 है, 20 हमारा रिमूव। अब ये जो पॉप मेथड है वो ये भी कह रहा है कि अगर आप मुझे कुछ नहीं बताते तो मैं ऑटोमेटिकली उस एलिमेंट को डिलीट कर दूंगा जिसके डिलीट होने से सबसे ज्यादा फास्ट मैनर में डिलीट ऑपरेशन कंप्लीट होगा, जिसमें कोई शिफ्टिंग ना करनी पड़े, सबसे ज्यादा फास्ट वही ऑपरेशन होगा। तो बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको अगर डिलीट कर दिया जाए तो शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है। सी में जावा में पॉप का मतलब यही रखा गया है कि एलिमेंट लास्ट वाला ही होना चाहिए। पाइथन ने फैसिलिटी दे दी कि देखो बाय डिफॉल्ट तो लास्ट वाला हम मानेंगे, लेकिन अगर आप बताना चाहो तो आप भी बता सकते हो कि किस इंडेक्स का एलिमेंट को पॉप कर। तो बाय डिफॉल्ट पॉप मेथड लास्ट एलिमेंट को पॉप करता है। अब लास्ट एलिमेंट इस समय जो लिस्ट है जो भी होगा वो मेरा, मैंने वेरिएबल ई में स्टोर कर लिया, अगर मुझे लगता है गलती हो गई मुझसे तो वापस अपेंड कर दो ई को, ई में वो वेरिएबल वैल्यू आ चुकी होगी मेरी। लास्ट एलिमेंट था 20।
ठीक है, तो 20 हमारा ये वाला हट गया, अब ये वाला 20 आ रहा है। रिमूव हो गया, डेल ऑपरेटर हो गया, पॉप हो गया। पॉप को दो तरह से आप यूज कर सकते हैं, पॉप इंडेक्सिंग के साथ, पॉप विदाउट इंडेक्सिंग। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने लेवल पर कर लेनी चाहिए। अगर मान लो लिस्ट खाली है और आपने पॉप करा दिया, बताओ लास्ट एलिमेंट तो है ही नहीं इसमें, अब कौन सा एलिमेंट आएगा, पॉप क्या होगा? तो पॉप एम्प्टी लिस्ट पर नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है तो क्या आ जाएगी, आपकी एरर आ जाएगी, लास्ट एलिमेंट पॉप हो जाएगा, एरर आ जाएगी, इफ लिस्ट इज एम्प्टी। इस केस में एरर आएगी, हमने कहा एरर आएगी अगर वो इंडेक्स नहीं है। मान लो आपने यहाँ 10 लिख दिया, तो 10 इंडेक्स है, या 100 लिख दिया तो 100 इंडेक्स साइज नहीं है। देखते हैं क्या करता है। ऐसा हो सकता है बाय डिफॉल्ट लास्ट पे चला जाए, मना कर रहा है, आउट ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो जब भी जहां भी इंडेक्स लिखा जा रहा है, वो इंडेक्स अगर सही है तब तो चलेगा, अगर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गया तो एरर आ जाएगी। ये वाला पॉप कह रहा है मैं तो आपसे इंडेक्स पूछ ही नहीं रहा हूँ, अब क्या करोगे? तो इसने कभी अगर लिस्ट खाली हुई तो एरर दे देंगे, और लिस्ट खाली नहीं हुई तो एक एलिमेंट तो होगा ही, वही लास्ट होगा, उसी को पॉप कर देंगे। आखिरी तरीका, मुझे लिस्ट से सारे एलिमेंट डिलीट करने हैं, कौन है वो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लिस्ट एम्प्टी हो जाए। तो क्लियर नाम का एक मेथड है, लिस्ट पर क्या करेंगे, क्लियर मेथड सॉल्व करेंगे। क्या नहीं, क्लियर हमें वापस कुछ नहीं करता, क्लियर मेथड हमें नहीं बताएगा कि इसने कितने एलिमेंट रिमूव करे, इसने तो अपना काम कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट में कितने एलिमेंट थे जिस समय क्लियर चल रहा है। सिर्फ पॉप ही बताता है कि उसने किसको डिलीट करा है, बाकी नहीं बता रहा कोई। मेरे पास दो लिस्ट हैं, एक्स 10 20 30, वाई है मान लीजिए 40 50 60, कुछ भी कर दो। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों लिस्ट को कंबाइन करके एक तीसरी लिस्ट बनाई जाए, लेट अस सपोज जेड। उसमें एक्स के एलिमेंट होने चाहिए एज वेल एज वाई वाली लिस्ट के एलिमेंट भी होने चाहिए। तो जब आप दो लिस्ट को कंबाइन करके एक तीसरी लिस्ट में लाना चाहते हैं, तो एक जान पहचान वाला ऑपरेटर है, प्लस। इसका तीसरा रोल आज आप समझ रहे हैं। पहला रोल इसका होता है अर्थमेटिक एडिशन करना, अगर दो नंबर हैं, अगर दो स्ट्रिंग है तो कॉन्केटिनेशन कर देना, अगर दो लिस्ट हैं तो उनको मर्ज करके तीसरी लिस्ट में लेकर आना। तो यहाँ पर हम एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर एक्स एक लिस्ट है, वाई एक लिस्ट है, दोनों मर्ज होकर एक तीसरी लिस्ट में आ जाएंगे। लेट अस सपोज उन्हें जेड में स्टोर कर। अब अगर मैं जेड को चेक करूंगा तो जेड में जो पहले लिखा था, पहले उस लिस्ट के एलिमेंट होंगे, उसके बाद वाई वाले के एलिमेंट होंगे। अगर आपने लिखा होता वाई प्लस एक्स, तो जेड में पहले वाई के एलिमेंट होते, उसके बाद एक्स के एलिमेंट आते।
तो ये एक्स वाले एलिमेंट होगा, ये वाई वाले एलिमेंट हैं। एक्स और वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, एक्स और वाई जैसे हैं वैसे ही रहे होंगे। जेड सिर्फ कंबाइन होकर आ चुका है, एक्स और वाई में कहीं कोई चेंज नहीं है। अब अगर मैं तीसरी लिस्ट ना बनाना चाहूँ, मैं ये चाहता हूं कि एक्स के अंदर ही वाई के एलिमेंट आ जाएं, तीसरी लिस्ट ना बने, एक्स ही मॉडिफाई हो जाए। एक्स में 10 20 30 हैं, अब एक्स में 40 50 60 भी आ जाए, तीसरे की जरूरत नहीं है मुझे। तो उस केस में फिर आपको प्लस वाला यूज नहीं करना है। क्या करेंगे, एक मेथड होता है जिस लिस्ट में दूसरी लिस्ट के एलिमेंट ऐड करने हैं, उस लिस्ट के ऊपर हम कॉल करेंगे एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, एक्सटेंशन देना, बढ़ाना। ठीक है, नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा का एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंड बढ़ा दिया, एक्स को बढ़ा रहे हैं, किससे बढ़ाओगे, वाई, वाई के एलिमेंट। तो यहाँ पर एक्स के अंदर कौन से एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, वाई के एलिमेंट लास्ट में जाके ऐड हो जाएंगे, तो तीसरी लिस्ट नहीं बनेगी। ठीक है, एक्स में ही चेंज हो गया होगा, वाई में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, वाई जैसा था वैसा ही होगा, तो इस बार एक्स में ही चेंज होगा। अगर मैं लिखता वाई डॉट एक्सटेंड एक्स, तो एक्स के एलिमेंट किस में ऐड हो जाते हैं, वाई। जो लिस्ट पहले लगाओगे वो एक्सटेंड होती है, किसके एलिमेंट के साथ, जो आर्गुमेंट में लिस्ट पास करी है उसके। अगर मैं ऐसा ना करके ऐसा कर देता तो क्या होता, क्योंकि आज ही आपने अपेंड पढ़ाया है, अपेंड भी तो यही करता है, किसी लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है। तो अपेंड क्या करता है, जो भी आप दे रहे हो उसको एक सिंगल एलिमेंट मानकर ऐड करेगा। आउटपुट देखोगे जल्दी समझ में आ जाएगा। इस एक्स के अंदर वाई के एलिमेंट ऐड नहीं हुए हैं, वाई एज ए नेस्टेड लिस्ट ही ऐड है। तो अब एक्स के कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4। जबकि जब हम ऐसा करते हैं तो जो वाई है वो एज ए नेस्टेड लिस्ट एक्स में ऐड नहीं हो रही है, वाई के एलिमेंट एक्स में ऐड होते हैं। इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जा सकता है कि दो लिस्ट हैं, दो लिस्ट को अगर कंबाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो आप आंसर देंगे अगर तीसरी लिस्ट में कंबाइन करना है तो प्लस से करेंगे, और इन्हीं में से किसी एग्जिस्टिंग में आप कंबाइन करना चाहते हैं तो एक्सटेंड का यूज कर सकते हैं। किसको किस में एक्सटेंड करना है वो आप देखेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, L1 डॉट एक्सटेंड L2, तो L1 एक्सटेंड हो जाएगी L2 से, L2 डॉट एक्सटेंड L1, तो L2 एक्सटेंड हो जाएगी L1। अभी तक जितने भी ऑपरेशन हमने लिस्ट में करे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि लिस्ट में एलिमेंट हम पहले से ही जानते हैं कि क्या क्या है। क्या हम यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, आंसर इज यस। तो वो प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं जिसमें यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट में एलिमेंट को ऐड किया जाएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इनिशियली एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, इनिशियली आपने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई। अब क्या करो, यूजर से वो एलिमेंट लेकर आओ जो आपको लिस्ट में ऐड करना है। अभी आपको डिसाइड करना है कि लिस्ट में आप इंटीजर ऐड करना चाहते हैं, फ्लोटिंग एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, या स्ट्रिंग एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। क्योंकि जब यूजर से इनपुट आता है तो बाय डिफॉल्ट तो वो स्ट्रिंग में आता है, अगर आपको उसे इंटीजर बनाकर लिस्ट में रखना है तो आपको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो सर इंटीजर ही रख लेते हैं, तो हम यूजर से
इंटीजर में कन्वर्ट करके एक इनपुट लेकर आ गए और हमने उसे ई नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते। अब सर जो ई में आया है वो कहाँ जाना चाहिए, एक्स में। तो सबसे सेफ ऑपरेशन क्या है जिसमें कम टाइम लगता है और एरर आने के चांस भी नहीं होते हैं, अपेंड। क्या कर दो यहाँ पर, अपेंड। अपेंड में क्या लिख दो, ई। तो जो ई आया था वो अपेंड हो गया एक्स में। अब जब आप चलाएंगे तो आपको जो भी एलिमेंट देना है वो लिस्ट में जाके अपेंड होगा। पर एक ही हुआ, हम सोच रहे थे तीन चार हो जाएंगे। तो सोचने से हो जाए तो फिर क्या है, हम तो ये सोचते हैं प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट में हो जाए हमारा, ऑरेकल में हो जाए। ऐसा होता थोड़ी ना है फिर। ऐसा करने के लिए काम करना पड़ता है, पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है। सेम प्रोग्रामिंग में होता है। हमारे सोचने से आउटपुट नहीं आता है, जो सोचते हैं उसका कोड बनाना पड़ता है, और जो कोड बना होता है उसका आउटपुट आता है ना। तो आपने सोचा कि मुझे 3 बार करना था, तो ऐसा लॉजिक लिखो, ऐसा कोड लिखो कि 3 बार ये काम होना चाहिए। तो लूप लगा लेते हैं फिर, फॉर आई इन रेंज, 3 बार का चलने का लूप लगा लिया। अब जितनी बार लूप चलेगा, यूजर से इनपुट आएगा, आते ही मुझे अपेंड करा लेना चाहिए। अगर मैंने अपेंड नहीं कराया तो लूप दूसरी बार चलेगा, लूप तीसरी बार चलेगा। अब ई में तो तीसरी वैल्यू अपडेट हो गई। अब अपेंड तो एक ही बार चल पाया, वो 3 बार कहाँ चला। तो अपेंड जितनी बार चलेगा उतने ही तो एलिमेंट अपेंड होंगे लिस्ट में। अब अपेंड तो एक ही बार चलेगा, तो ई में जो सबसे आखिरी वैल्यू आई होगी तीसरी बार लूप चलने से वो अपेंड हो जाएगी। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम तो अपेंड भी 3 बार करना चाहते हैं, तो अपेंड वाले स्टेटमेंट को भी लूप में लिखना चाहिए। अब आप इसमें ये भी अपना ऐड कर सकते हैं कि सर हम पहले ना यूजर से ही पूछेंगे, यूजर कितने एलिमेंट ऐड करना चाहते हो। अभी तो हमने फोर्स कर दिया कि 3 ही कर पाओगे। हम यूजर को फ्री करना चाहते हैं, यूजर आप अपने आप डिसाइड कर लो कितने एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, फिर उतने इनपुट कर देना। तो इसी प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा बनाऊं, इसी में बना देता हूं। तो पहले मैं क्या करता हूं, यूजर से पूछूंगा। तो यूजर से जो पूछूंगा, इंटीजर में ही तो आएगा वो, 4 5 6 जो भी है। हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट। अब जितने भी आएंगे, मान लीजिए वो एन वेरिएबल में स्टोर कर ले। अब लूप को 3 बार थोड़ी चलाएंगे, लूप को फिर एन टाइम चलाएंगे। तो पहले तो पहले वाला लूप चलेगा, अब दूसरा वाला चलेगा। बताओ दूसरी लिस्ट बन रही है, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट, हमने कहा 4 कर दो। बताओ 4 कौन से होंगे। तो इस तरह से आप यूजर से एलिमेंट को इनपुट लेकर लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यूजर से आप ये भी पूछ सकते हैं कि कितने एलिमेंट आपको चाहिए लिस्ट में, उसके हिसाब से लूप अपना कंट्रोल कर लेंगे फिर। अब लिस्ट बनाने का अभी तक हम एक तरीका जानते हैं, वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर, और उसमें अपने एलिमेंट जितने लिख देंगे कॉमा लगाकर, लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। या अभी सीखा दूसरा, इनिशियली एम्प्टी लिस्ट बनाई है, यूजर से इनपुट लेकर एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब लिस्ट को बनाने के दो और तरीके होते हैं, जो इन अभी तक जो हमने तरीका सीखा इससे थोड़े से अलग हैं, ठीक है। तो वो कौन से 2 तरीके हैं उसको देखते हैं। तो
लिस्ट बनाने का एक तरीका होता है लिस्ट फंक्शन। जब आप लिस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो लिस्ट बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन इस सिंटैक्स से जो लिस्ट बनेगी वो एम्प्टी लिस्ट बनेगी, जिसमें कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं होगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो एक एम्प्टी लिस्ट बनकर तैयार होगी। तो बिल्कुल हमारे मन में आएगा कि इससे अच्छा तो सर यही था, इससे भी तो एम्प्टी लिस्ट बन जाती है। तो अगर आपका इंटेंशन एम्प्टी लिस्ट बनाने का ही है तो मैं भी रिकमेंड यही करूंगा कि यही आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि आसान लग रहा है कंपेयर टू दिस। वैसे तो मुश्किल इसमें भी कुछ नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आसान निकालना हो तो ये आसान है, वरना तो अपने आप में तो ये भी आसान इसमें है क्या। तो लिस्ट फंक्शन का यूज पर मुझे कब करना चाहिए, जब मुझे किसी एग्जिस्टिंग कंटेनर या किसी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से लिस्ट क्रिएट करनी हो। एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को लिस्ट के अंदर एज एलिमेंट में लेकर आऊं। तो आपको लॉजिक सोचने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रिंग में लूप लगाऊंगा, एक एक एलिमेंट को फिर लिस्ट में अपेंड करूंगा। लिस्ट फंक्शन को वो स्ट्रिंग आप दे दो, ये काम आपका हो जाएगा। अब इस स्ट्रिंग में 1 2 3 4 5 5 करेक्टर्स हैं। हर करेक्टर लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट बनकर आ जाएगा, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में स्ट्रिंग में लिखा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं सिर्फ स्ट्रिंग ही पास करता हूँ, हमारे पास बहुत वैरायटी है जो यहाँ पास की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन देखो क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनती है वो पास कर सकते हैं। तो आप बताओ, ये जो रेंज फंक्शन है इससे जो सीक्वेंस बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, वही 0 से 4 एलिमेंट कहाँ आ जाएंगे, लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। सोचो, मुझे एक काम दिया गया कि एक लिस्ट बनानी है जिसमें हमें 100 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 100। सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये लो सर एक लाइन का प्रोग्राम है ये तो। 1 to 100 आपके आ गए लिस्ट के अंदर रोल नंबर। ठीक है, कोई लूप नहीं लगाना पड़ा, कहीं से कोई इनपुट लाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रिंग का ऑप्शन है, रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनती है उस सीक्वेंस से लिस्ट बनाने का ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग लिस्ट है कोई, उस एग्जिस्टिंग लिस्ट से भी हम, मान लीजिए एक्स लिस्ट बन चुकी है, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक वाई नाम की लिस्ट बनाऊंगा जिसमें उतने एलिमेंट तो आ ही जाएं जितने एक्स में थे। तो लिस्ट फंक्शन में एक्स पास कर दो, तो वाई लिस्ट बनकर जो तैयार होगी वो एक्स वाली लिस्ट के एलिमेंट से तैयार होगी। अब वाई में कितना और आगे आप अपेंड करेंगे, जो भी करना चाहें वो करते रहो अपना। तो ये वाई लिस्ट बन गई हमारी, जो कि एक्स से ही बनी है। तो और बहुत सारे ऑप्शन है जो यहाँ पास किए जा सकते हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े। टपल यहाँ पास कर सकते हो, सेट यहाँ पास कर सकते हो, फ्रोजन सेट पास कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर पास किए जा सकते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने का एक और तरीका देखो, कॉम्प्रीहेंशन। ये अपने नाम से ही पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर कि भाई लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है शॉर्ट या क्विक वे, है ना, किसी भी काम को करने का जल्दी वाला तरीका, कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें
काम पूरा हो जाए लेकिन जल्दी हो, कुछ बचे ना, क्या बोलते हैं भाई, कॉम्प्रिहेंशन मैनर में काम करा। इससे ज्यादा कम समय लगाकर काम नहीं किया जा सकता था। प्रोग्रामिंग में क्या बोलेंगे, इससे ज्यादा, इससे कम लाइन लिखकर काम नहीं किया जा सकता। तो कम से कम लाइन का यूज करके लिस्ट को बनाना। तो सर कम से कम लाइन का, एक लाइन तो फिर भी लिखेंगे, एक लाइन से लिस्ट बन तो रही है। हमने कॉम्प्रिहेंशन में दो बातें और हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका है जिसमें आप एक फॉर लूप का यूज करते हैं, आप एक एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, और अपेंड का यूज करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला फॉर लूप, दूसरा एक्सप्रेशन, और तीसरा अपेंड। और ये तीनों एक ही लाइन में लिखे जाएंगे। मतलब फॉर लूप भी चलेगा, अपेंड भी चलेगा, और एक एक्सप्रेशन भी चलेगा, लेकिन लाइन एक ही लिखनी है। एक ही लाइन में तीनों का यूज करके लिस्ट जब बनाई जाती है तो उस तरीके को बोला जाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, क्विक या कंसाइज वे टू क्रिएट लिस्ट यूजिंग फॉर लूप, एक्सप्रेशन एंड अपेंड। इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए जब आप एक लिस्ट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब सिंटैक्स क्या है वो देखो। लिस्ट वेरिएबल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर जो लिस्ट का सिंबल है, ये लिखेंगे एक्सप्रेशन, और यहाँ पर आएगा फॉर लूप। और सर वो अपेंड मेथड कहाँ आएगा, अपेंड मेथड इम्प्लिसिट है। जो अपेंड है ये इम्प्लिसिट है, अपेंड का कोड नहीं लिखना है। फॉर का तो कोड लिखना होगा, एक्सप्रेशन भी लिखना होगा, बट अपेंड जो होगा वो इम्प्लिसिट होगा, लिखना नहीं, अपने आप होगा। सर दूसरा सिंटैक्स हो सकता है एक्सप्रेशन फॉर इफ। इसका तीसरा सिंटैक्स हो सकता है एक्सप्रेशन फॉर डॉट डॉट डॉट। जितने चाहें उतने फॉर आप आगे लगा सकते हैं। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो और बेटर वे में समझ में आएगा। तो सबसे पहले पहले वाले सिंटैक्स का यूज करके मैं लिस्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन। अब लूप कैसे भी चला लो, जैसे आपका मन करे, मान लो स्ट्रिंग पर चला लिया और यहाँ लिख दिया इंडिया। अब ये लूप जब चलेगा तो यहाँ पर इंडेंटेड ब्लॉक नहीं बनाना। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में जो फॉर लूप होता है, फॉर लूप ही यूज होता है, वाइल लूप यूज नहीं होता है, और उसका कोई भी इंडेंटेड ब्लॉक नहीं बनता। ठीक है, तो अब फॉर लूप जब पहली बार चलेगा तो इसमें पहला वाला करेक्टर आएगा। तो बॉडी का है फॉर लूप की, तो फॉर लूप का जो ब्लॉक है वो जो एक्सप्रेशन है वही होता है। यहाँ लिख दिया मैंने आई प्लस आई। तो अब बताओ आई में पहली बार कौन सा करेक्टर आएगा, आई। आई प्लस आई क्या हो गया, कॉन्कैट हो जाएगा, आई आई हो जाएगा।
अब वो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट आया यहाँ से अपेंड हो जाएगा लिस्ट। अब लूप दूसरी वैल्यू के लिए चल रहा है, जितनी बार लूप इटरेट होगा हर बार एक्सप्रेशन चलेगा, और जो एक्सप्रेशन से रिजल्ट बनेगा वो कहाँ अपेंड होता चला जाएगा, इस लिस्ट में अपेंड होता चला जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर इस लिस्ट को प्रिंट करा के देखें तो इस लिस्ट में क्या एलिमेंट होंगे? आई आई, एन एन, डी डी, आई आई, ए, ऐसा कुछ होना चाहिए। और देखो आई डॉट अपर, बताओ एक्स में एलिमेंट क्या होंगे? इस स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को इटरेट कर रहे हैं और ये एक्सप्रेशन उसे क्या कर रहा है, अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है, और जैसे ही अपर केस में कन्वर्ट होगा कहाँ पेंड हो जाएगा, एक्स लिस्ट। और देखो सर स्ट्रिंग के बिना हमने कहा चलो रेंज पे चला लो, 1 2 5 आई इंटू आई। तो अब आई यहाँ से रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी वो जीरो में होगी, 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब पहली बार लूप इटरेट करेगा 1 के लिए, तो आई में आ गया 1, और फिर ये एक्सप्रेशन चला 1 इंटू 1, जो रिजल्ट आया लिस्ट में अपेंड हो गया, लिस्ट में आ गया 1, कॉमा। अब ये लूप 2 के लिए चलेगा, एक्सप्रेशन चला 2 इंटू 2 4, 4 आ गया, लिस्ट में अपेंड हो गया। अगला क्या आना चाहिए फिर? अब लास्ट वाला जो मैंने लिखा है कॉम्प्रीहेंशन से, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि पाइथन में कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक हटा लिया गया है। अब मुझे ये काम करना है। क्या काम है? एक लूप है जो किसी सीक्वेंस से एलिमेंट निकालता है, और हर एलिमेंट पर हम कुछ ऑपरेशन करते हैं किसी एक्सप्रेशन का यूज करके, और वो जो रिजल्ट आता है वो लिस्ट में क्या कर देते हैं, अपेंड कर देते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नाम से टॉपिक ही नहीं था, मुझे यही काम करने को दिया गया, तो मैं कैसे करूंगा? पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा, लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज 1 5, इस लूप के अंदर जाऊंगा, आई इंटू आई करूंगा, और जो रिजल्ट आया वो क्या करूंगा, मैन्युअली अपेंड करूंगा एक्स के अंदर। उसके बाद फिर इस लिस्ट को मैं प्रिंट करा। ये 3 लाइनें इस एक लाइन के बराबर है। प्रिंट तो यहाँ भी कराया है आपने, प्रिंट तो यहाँ भी कराया है, ऐसा मत गिनो। लेकिन जो एक्चुअल लॉजिक है वो तो 3 लाइन से कम बनेगा ही बनेगा। अब ये 3 लाइनें एक लाइन में हमारी रिप्रेजेंट हो सकती हैं अगर आप कॉम्प्रिहेंशन जानते हो। तो अगर कॉम्प्रिहेंशन से पूछें कि आपने क्या करा, तो इसने ये कहा कि जिस काम को ज्यादा कोड लिखने से किया जा रहा था उस काम को मैंने एक लाइन में कर दी। मैंने कुछ असंभव को संभव नहीं करा है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा है कि जो मेरे बिना हो ही नहीं सकता था। मेरे बिना भी आप पाइथन कोडिंग कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 4 की जगह एक लाइन लगेगी, कभी कभी ऐसा आएगा 8 लाइन की जगह एक लाइन लगेगी। तो फिर एक काम करते हैं ना, जब भी लिस्ट बनानी होगी कॉम्प्रिहेंशन को याद कर लेते हैं, बाकी सारे तरीके बंद कर देते हैं। बढ़िया तरीका है ये तो उसमें एक शर्त भी है ना कि आप जो लिस्ट बनाना चाह रहे थे वो एक फॉर लूप से बननी चाहिए, और उसमें एक एक्सप्रेशन का यूज हो रहा है जिसके रिजल्ट को आप अपेंड करते हैं कहां पर, लिस्ट में।
अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आपको कॉम्प्रिहेंशन यूज करना चाहिए। अब आप कह रहे हो मैं लिस्ट बनाऊंगा लेकिन मेरे पास कोई फॉर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सोचना ही नहीं। आप कह रहे हो कि मेरे पास लिस्ट बनानी है लेकिन मेरे पास ना तो कोई लूप है ना कोई एक्सप्रेशन वाला पॉइंट है, तो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सोचना ही नहीं है आपको। ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन का दूसरा फ्लेवर देखो, ये तो हो गया पहला फ्लेवर। अच्छा, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आप लिखवा रहे हो, क्या ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है? हमने कहा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, तो क्या मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने वाला कोड लिख सकता हूँ? हमने कहा हाँ, ये भी कर सकते। अब ये ना 5 लाइन का कोड 1 लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, जितनी बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, मैं इस एक्सप्रेशन में आई का कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ। इस एक्सप्रेशन को पता है कि मुझे कहाँ से रिजल्ट लाना और फिर आगे का काम अपेंड होना तो है ही। तो जरूरी नहीं है कि इस लूप के वेरिएबल का इस्तेमाल इस एक्सप्रेशन में होगा ही होगा। ज्यादा बार हमें ऐसा करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें इसकी वेरिएबल की जरूरत ही नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। तो यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट बनाने वाला प्रोग्राम तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया ही था। 5 लाइन का प्रोग्राम था, 1 लाइन में कन्वर्ट हो गया। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का दूसरा वेरिएंट देखो, ये तो पहला वेरिएंट है सबसे आसान। दूसरा वेरिएंट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। समझ लीजिए, तो जब ये लूप चलता है तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 पे चलेगा, 2, 3, 4 अप टू 9। तो जब आई की वैल्यू 1 पर ये लूप चल रहा था, तो अभी तक आपको बताया गया था कि लूप के हर इटरेशन पर एक्सप्रेशन चलता है और यहाँ से जो भी रिजल्ट आता है वो अपेंड हो जाता है। लेकिन अगर फॉर के बाद आपने कंडीशन लिखी हुई है, तो लूप के इटरेशन होने पर कंडीशन चलती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब ये एक्सप्रेशन चलता है और इसका रिजल्ट जाके लिस्ट में अपेंड हो जाता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एक्सप्रेशन नहीं चलता है, फिर लूप का अगला इटरेशन स्टार्ट हो जाता है। अगले इटरेशन के लिए फिर कंडीशन, कंडीशन ट्रू, एक्सप्रेशन, अपेंड, कंडीशन फॉल्स, तो अगला इटरेशन। एक एक करके इसको ट्रेस कर। तो आई की वैल्यू जब 1 है, आई की वैल्यू जब 1 है तो कंडीशन ट्रू आएगी कि फॉल्स आएगी? फॉल्स। ये एक्सप्रेशन नहीं चलेगा। अब लूप का अगला इटरेशन होगा 2 के लिए, कंडीशन चली, ट्रू आ गई इस बार। ट्रू आने पर ये एक्सप्रेशन चला। अब एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ लिखा तो है नहीं आपने, सीधे सीधे वेरिएबल ही लिख दिया है, तो यही वेरिएबल एक्सप्रेशन माना जाएगा और इसकी जो वैल्यू है अभी वही जाके लिस्ट में अपेंड हो जाएगी। तो बताओ लिस्ट में कौन आ गया होगा फिर? अब लूप का तीसरा इटरेशन होगा, तो लूप का अगला इटरेशन या तो यहाँ फॉल्स आने पर शुरू होता है अगला, या फिर अपेंड होने के बाद फिर अगला इटरेशन आता है। तो इस बार अपेंड हो चुका है, अब आई की वैल्यू 3, कंडीशन चली क्या आया? फॉल्स। अगला इटरेशन कर दो, 4, ट्रू। यहाँ पर आ जाओ, तो सर ऐसे तो 2, 4, 6, 8 ये लिस्ट बनकर आएगी। अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन जानता ही नहीं हूं और यही काम करने को दे दिया जाए,
मैं कर सकता हूँ 1,10। अब जो इफ है वो इसके अंदर आएगा, इफ आई मॉडुलस टू इक्वल टू 0, और जो एक्सप्रेशन है वो इस इफ के अंदर आएगा अपेंड के साथ। एक, दो, तीन, चार, चार लाइनें इस एक लाइन के बराबर। इसमें नहीं, एक ही होगा। तो यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं वो एक नेस्टेड कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है अपने आप में, ठीक है, लेकिन एक ही एक्सप्रेशन हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होगा। ये अपने आप में एक नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटैक्स हो सकता है। तीसरा वाला फ्लेवर देखो कॉम्प्रिहेंशन का। तीसरे फ्लेवर में हम एक ना लगाकर एक फॉर और लगा देते हैं, और मान लो यहाँ 1 2 3 कर दिया, फॉर जे इन रेंज, और मान लो यहाँ पर 1 2 4 कर दिया, और यहाँ पर आई इंटू जे कर दिया। तो अगर हम इसको सुने तो इसका मतलब होगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई जे विल बी एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली। मतलब आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, दो ही आएंगी यहाँ पर। फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई, यानी कि आई की वैल्यू 1 के लिए जे का लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। 1 पे भी चलेगा जे, 2 पे भी चलेगा, 3 पे भी चलेगा। फिर जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो जे का लूप फिर 3 बार चलेगा, 1 पर, 2 पर, 3 पर। वापस आते हैं, फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई j will be executed. That means second loop will be executed completely. And for each value of this j, expression will be executed. For each value of this j, expression will be executed. क्या मतलब है इसका? i की हर वैल्यू के लिए j का लूप कंप्लीट चलेगा, और j की हर वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 1 पे एक्सप्रेशन चला, i इंटू जे कितना हुआ, 1 इंटू 1, जो आया अपेंड कर दो लिस्ट में, तो लिस्ट में कौन आ गया, 1। अभी j का लूप पूरा करो, j की वैल्यू क्या हो गई, 2। फिर से चलाओ एक्सप्रेशन, i 1 ही रहेगा, 1 इंटू 2। अब j की वैल्यू 3 पर चलाओ, 1 इंटू 3। अब j का लूप खत्म हो गया। अब i की वैल्यू बढ़ा दो, i की वैल्यू क्या कर दो, अब 2। अब i की वैल्यू 2 के लिए j को फिर से 3 बार चलाओ, तो i की वैल्यू 2 पर फिर चला, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3, बस। अब j का लूप खत्म, अब i में कुछ है ही नहीं आगे चलने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इस वाले एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। सर इसका वो लिख के दिखाना, नॉर्मल कोड हमने कर लो, फॉर j इन रेंज 1,4, यहाँ 1,3, और अपेंड क्या करना है, i मल्टीप्लाई। अब ये दोनों कोड बराबर, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं करता, ज्यादा को कम कर देता है, लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशन में। वो सिचुएशन क्या है, आपके पास एटलीस्ट एक फॉर लूप होना चाहिए,
आपके पास एक एक्सप्रेशन होना चाहिए और आप फिर उस एक्सप्रेशन को अपेंड कराते हुए लिस्ट बनाना चाहते हो। तो ऐसी सिचुएशन में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपका कोड ऑप्टिमाइज करता है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमें तब तक यूज करना चाहिए जब तक हम उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि सिंटैक्स के हिसाब से तो आप इसके आगे एक फॉर और लगा दो, उसके आगे एक फॉर और लगा दो, उसके बाद एक इफ लगा दो, सब सही है। आप देखो कहाँ तक कंट्रोल कर सकते हो, कहाँ तक आप ब्रेन में रखकर समझ पाओगे कि क्या हो रहा होगा, है ना। जहां तक कंट्रोल कर पाओ उतना कॉम्प्रिहेंशन अपना आगे का लिख सकते हो। और जहां लगता है कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, लाइन बचाने का कोई फायदा नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, तो बेटर है कि लाइन लगा लो ज्यादा, और उतना ही कॉम्प्रिहेंशन करो जहां तक समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा होगा। बट इंडस्ट्री में जाओगे तो वो रिकमेंड करते हैं कॉम्प्रिहेंशन से कोडिंग करो, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन कम रहेंगे। 1000 लाइन का प्रोग्राम हो सकता है 500 में ही आ जाए, जबकि आउटपुट दोनों का सेम ही आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये भी एक तरीका हो गया लिस्ट को क्रिएट करने का। अब लिस्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, और आप उसे कह सकते हैं ये FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्या है? डिफरेंस बिटवीन शैलो एंड डीप कॉपी ऑफ लिस्ट। अब आगे ऑफ लिस्ट की जगह ऑफ टपल हो सकता है, ऑफ सेट हो सकता है। मैं लिस्ट के साथ आपको पढ़ा देता हूँ शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होती है। तो शैलो और डीप वाटर, अगर हम स्विमिंग पूल का एग्जांपल लें तो स्विमिंग पूल में शैलो वाटर जहाँ पर छोटे बच्चे स्विमिंग करते हैं कम गहरा होता है। शैलो माने कम गहरा, डीप माने ज्यादा गहरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉपी की बात कर रहे हैं। कॉपी का मतलब है कि मेरे पास एक लिस्ट है 10 20 30। अब मैं इसकी एक कॉपी बनाना चाहता हूँ, मतलब एक दूसरी लिस्ट बनाना चाहता हूँ भाई, जिसमें भी 10 20 30 होना चाहिए। अब देखो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें नेस्टेड लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। जब तक नेस्टेड लिस्ट नहीं आएगी इस टॉपिक को हम नहीं समझ पाएंगे। तो जब हम लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट रखेंगे तब ये टॉपिक ज्यादा समझ में आएगा, तो हमने ऐसा कर लिया। तो अब अगर मैं किसी भी लिस्ट की शैलो कॉपी बनाना चाहता हूं तो मैं उस लिस्ट के ऊपर कॉपी मेथड कॉल करूंगा, और कॉपी मेथड क्या करता है, शैलो कॉपी बना देता। वाई हमारा आ गया। अब अगर मैं एक्स को प्रिंट कराऊं और वाई को प्रिंट कराऊं, लेकिन बिहाइंड द सीन जो पिक्चर होगी वो क्या होगी, वो देखिए। तो बिहाइंड द सीन आपकी लिस्ट बनी, लेट अस सपोज इस लिस्ट के अंदर आपका 10 है, 20 है, 30, और जो नेस्टेड लिस्ट है उसको अलग जगह बनाया गया होगा 40 50, और इसका रेफरेंस यहाँ पर ऐसे दे दिया गया होगा। तो ये जो एक्स लिस्ट है वो ये रही। ठीक है, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, और इसका अपना ये जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स। जब मैंने शैलो कॉपी बनाई कॉपी मेथड का यूज करके, तो क्या हुआ, एक नई लिस्ट बनी। उस नई लिस्ट में 10 की अलग कॉपी बनी, 20 की अलग कॉपी बनी, 30 की अलग कॉपी बनी। बट जो नेस्टेड लिस्ट है उसकी अलग कॉपी नहीं बनी, और नेस्टेड लिस्ट यही रेफर होने लगी। अब इस बात को कैसे प्रूव किया जा सकता है, बदल कर।
मैंने क्या करा, एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 100 कर दी। अब अगर मैं ये चेंज एक्स में कर रहा हूं तो एक्स के पास तो अपना 10 है, वाई के पास अपना 10 है। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक्स को प्रिंट कराऊं और वाई को प्रिंट कराऊं तो एक्स में क्या आएगा आउटपुट, 100, 20, 30 और जैसा था वैसा ही। और वाई को प्रिंट कराऊं तो 10, 20, 30, क्योंकि एक्स उसका अलग है और वाई का हमारा ये वाला 10 अलग है। लेकिन सर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इस लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पर गया, यानी कि यहाँ आ गए, और थर्ड इंडेक्स पर जो लिस्ट है उसके 0 इंडेक्स पर गया, यानी कि आप कहाँ पहुंच गए, 40 के पास पहुंच गए। मैंने इसको 400 कर दिया। अब देखते हैं कि वाई के अंदर जो नेस्टेड लिस्ट है वहां पर 40, 50 ही आउटपुट आता है या 450 आउटपुट आया, क्योंकि मैंने जो नेस्टेड लिस्ट में चेंज किया है ये किस वाले के में किया है, एक्स के में, वाई के में चेंज नहीं करा है। ठीक है, तो एक्स में मैंने दो चेंज करे हैं, एक तो एक्स से 0 इंडेक्स पे 10 को बदला है, देखने हैं कि वाई में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। और एक्स के अंदर नेस्टेड लिस्ट का पहला एलिमेंट बदला है, देखते हैं वाई में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। आउटपुट को देखो, ये इनिशियल एक्स है, इनिशियल वाई है। एक्स के 0 इंडेक्स पे चेंज करा, चेंज आ गया, वाई में चेंज नहीं आया, मतलब वाई के पास 10 अपना अलग ही होगा, तभी तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब मैं एक्स के नेस्टेड लिस्ट के 0 इंडेक्स पर 400 करके आया तो वो चेंज किसको मिल रहा है, वाई की नेस्टेड लिस्ट को मिल रहा है, क्योंकि बिहाइंड द सीन नेस्टेड लिस्ट की अलग कॉपी क्रिएट नहीं हुई। तो शैलो कॉपी में नेस्टेड लिस्ट की सेपरेट कॉपी क्रिएट नहीं होती है, ओरिजिनल लिस्ट और जो कॉपी बनी है वो दोनों नेस्टेड लिस्ट को शेयर करती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, शैलो कॉपी कहते हैं। अगर इसी डायग्राम में मान लीजिए मैं डीप कॉपी वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर दूं कि भाई एक लिस्ट और बनाई मैंने, 10, 20, 30 और जेड एक डीप कॉपी है एक्स की, तो यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट की भी अलग कॉपी क्रिएट हो, इसके पास अपना 40 और अपना 50 नेस्टेड लिस्ट, और ये ऐसे रेफर कर। तो डीप कॉपी का सेंस तभी आता है जब नेस्टेड लिस्ट हो और उसकी अलग कॉपी क्रिएट करनी हो, तो डीप कॉपी बनाते हैं। और अगर मेरे पास कोई लिस्ट है जिसमें नेस्टेड लिस्ट ही नहीं है तो दोनों का एक ही मतलब है, शैलो कॉपी बनाओ चाहे डीप कॉपी बनाओ, दोनों एक ही जैसे काम करेंगे। ठीक है सर, कोड कैसे बनेगा, डीप कॉपी का कोड कैसे बनेगा, ये तो शैलो कॉपी का कोड हमारा हो गया। तो डीप कॉपी का कोड बनाने के लिए थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, समझ में अभी नहीं आएगा। कॉपी डॉट डीप कॉपी, बस ये समझ लो ये दो लाइनें हैं जिनसे हमें डीप कॉपी मिल जाती है। ये दो लाइनें अभी के लिए याद कर लो ना, आगे चलकर ये समझ में भी आ जाएंगी जब मैं आपको इंपोर्ट वगैरह पढ़ा दूंगा। तो ये दो लाइन का कोड क्या करेगा, डीप कॉपी बना देगा, किसकी, एक्स, आपने जो यहाँ पास करा होगा उसकी डीप कॉपी बनाकर दे देगा। तो आपके पास क्या आ गया, जेड। सर कैसे साबित होगा कि जेड डीप कॉपी है, तो एक काम करते हैं ना, जेड को फिर से प्रिंट करा लेते हैं। तो बताओ आउटपुट देखकर कैसे साबित होगा कि जेड एक डीप कॉपी है, जेड में क्या नहीं होना चाहिए, जेड में जो नेस्टेड लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट की अपनी कॉपी बन रही होगी, तो मतलब ये 400 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए जेड के लिए, 40 ही आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, 2 से 5 साल एक्सपीरियंस से जवाब जाते हैं, लेकिन मार्केट में भीड़ ज्यादा आ रही है तो अब वो चीज प्रेशर से ही पूछी जा रही है। तो जो इंटरव्यू क्वेश्चंस 2 से 5 साल एक्सपीरियंस पे कभी पूछे जाते थे वो सारे क्वेश्चन आज प्रेशर से पूछे जा रहे हैं। तो कोई नई चीज थोड़ी है भाई, आप देखो जो चीज आपने 12वीं क्लास में पढ़ी होगी अब आजकल की जनरेशन में 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो टाइम तो बदल रहा है, तो इंटरव्यू का भी टाइम बदल रहा है। अब जो 10 साल पे क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 5 साल में पूछ रहे हैं, जब 5 साल में पूछा तो वो प्रेशर से पूछ रहे हैं, पिस रहा है प्रेशर, करेगा क्या करें, भीड़ इतनी आ रही है क्या करें, अलग कैसे करें, हाँ, पढ़ना होगा, दूसरा ऑप्शन कोई नहीं। चलिए तो ये हो गया हमारा भाई लिस्ट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट, कि लिस्ट को हम कैसे यूज
करते हैं। इसको अच्छे से समझ लेना, रिकॉर्डिंग जाके घर पे दोबारा देखना, पॉज कर करके अच्छे से नोट्स बनाना अपनी भाषा में। ये जब किसी इंटरव्यू में जाओगे जरूर पूछा जाएगा, शैलो कॉपी डीप कॉपी क्या होती। चलिए कल मिलेंगे, आज।